नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल सपन कुमार लॉ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय की चर्चा करेंगे वो है 313 CRPC के बयानों की कि आखिर 313 CRPC के बयान क्या होते हैं, कब लिए जाते हैं और इनका विधिक महत्व क्या है। दोस्तों, ये जो 313 के जो बयान होते हैं, जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस समाप्त हो जाती है और डिफेंस की एविडेंस स्टार्ट होने से पहले न्यायालय जो मुलजिम के खिलाफ जितने भी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस आया है, जितने भी उसे अपराध में फंसाने वाली एविडेंस आई है, वो क्वेश्चन बना करके उस मुलजिम के सामने रखती है ताकि मुलजिम जो है उसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दे सके, अपनी सफाई पेश कर सके। दोस्तों, ये जो सिद्धांत है ये ऑडी अल्ट्रम पार्टम के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, जिसे दूसरे पक्ष को भी सुनो कहा जाता है। दोस्तों, ये नेचुरल जस्टिस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, ये जो सिद्धांत है दोस्तों, ये क्या आर्टिकल 20(3) के उल्लंघन में। आर्टिकल 20(3) आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ साक्षी नहीं हो सकता, कोई भी मुलजिम को अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 20(3) का सिद्धांत संविधान का बोलता है। तो क्या ये जो 313 के जो बयान हैं, जो 313 के क्वेश्चन है, ये इस आर्टिकल के वायलेशन में, इसके विरोध में, इसके अगेंस्ट में? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल जो गवाह वो व्यक्ति होता है जो कि शपथ पर गवाही देता है, क्योंकि इसमें 313 के क्वेश्चनों का आंसर देते समय मुलजिम को किसी भी प्रकार की शपथ नहीं दिलवाई जाती है। दूसरा, उसको उन 313 के क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसको ये अधिकार है कि जो न्यायालय के द्वारा जो 313 के क्वेश्चन बना करके उससे पूछे जा रहे हैं, वो उनका आंसर देने से मना भी कर सकता है, वो चुप्पी भी साध सकता है। उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो जो 313 के जो क्वेश्चन न्यायालय के द्वारा तैयार किए गए हैं, जो उसके सामने रखे गए, वो उसका आंसर दे ही दे। लेकिन 313 के जो क्वेश्चन हैं, उनका आंसर नहीं देने से उसके केस पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं एविडेंस एक्ट की धारा 106 के बारे में। 106 एविडेंस एक्ट की धारा क्या कहती है कि जो विशेषतः ज्ञात तथ्य होते हैं, ऐसे तथ्य जो किसी व्यक्ति विशेष के ज्ञान में हो सकते हैं, तो उसी व्यक्ति को साबित करना होता है उन तथ्यों को। यदि जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट का केस है, तो जिसके अंदर ये साबित हो गया है कि किसी व्यक्ति की व्हीकल से वो एक्सीडेंट हुआ है, तो वो जो मुलजिम है, जो व्हीकल का मालिक है, उसी को साबित कर, वो उसी के ज्ञान में हो सकता है कि भाई ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो 106 एविडेंस एक्ट के तहत उसके ऊपर ये ड्यूटी है कि बताए कि भाई ये एविडेंस कैसे हुआ है, ये जो एक्सीडेंट है वो कैसे हुआ है। यदि वो नहीं बताता है, चुप्पी साध देता है 313 के बयानों में, तो वो न्यायालय जो है 114G एविडेंस एक्ट के तहत उसके खिलाफ जो है विपरीत ओपिनियन बना सकता है। इसी तरह से दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई पति पत्नी एक ही बेडरूम में रहते हैं और उस घर में और कोई व्यक्ति नहीं रहता है, और रात को बेडरूम में पत्नी की अननेचुरल डेथ हो जाती है, तो पत्नी की डेथ कैसे हुई, ये ज्ञान केवल पति को है। पति बता सकता है कि भाई ये पत्नी की डेथ कैसे हुई है। तो जो पति एक्यूज्ड है, वो 313 के क्वेश्चनों में अगर इस बात का स्पष्टीकरण नहीं देता है कि भाई पत्नी की डेथ कैसे हुई है, तो न्यायालय 114G एविडेंस एक्ट के तहत पति के खिलाफ, यानी कि मुलजिम के खिलाफ विपरीत ओपिनियन बनाएगा, जो कि उसके केस के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस संबंध में दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है, वो है केस का नाम है दोस्तों 2019-14 SCC प्रहलाद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दोस्तों, इस केस के अंदर जो प्रहलाद मुलजिम था, वो 3/4 पोस्को एक्ट, 376 IPC और 302 IPC का मुलजिम था। इसने एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ में बलात्कार करके उसकी हत्या का उसके ऊपर आरोप था। इस केस में दोस्तों एक लाली नाम की गवाह थी, उसने कोर्ट में गवाही दी थी कि जो मैंने इस मुलजिम को इस बच्ची के साथ में गायब होने से कुछ समय पहले देखा था। और दूसरा गवाह एक दुकानदार था, दुकानदार ने गवाही दी थी कि इस बच्ची के गायब होने से कुछ, ये जो व्यक्ति है, ये एक छोटी सी बच्ची के साथ में मेरी दुकान पर आया था और इसने मेरी दुकान से चॉकलेट लेकर के इस बच्ची को दी थी और फिर ये इस बच्चे के साथ चला गया था। तो ये जो दोनों जो गवाह हैं वो लास्ट सीन थ्योरी को प्रूफ कर रहे हैं। तो ये जो एविडेंस जो थी, ये
313 के क्वेश्चन के रूप में मुलजिम के सामने रखी गई। लेकिन इस केस में मुलजिम ने इन क्वेश्चनों का कोई आंसर नहीं दिया कि भाई ये दोनों जो गवाह हैं वो क्यों कह रहे हैं भाई कि भाई ये जो लाली क्यों कह रही है कि भाई उसने आपको लास्ट टाइम इस बच्चे के साथ देखा है, या दुकानदार क्यों कह रहा है, इसके बारे में स्पष्टीकरण दे। लेकिन मुलजिम इसमें चुप्पे साध गया, उसने किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया, क्योंकि ये तथ्य विशेषतः मुलजिम के ज्ञान में था कि भाई जब उसने चॉकलेट दिलवाई तो उसके बाद में उसने बच्ची को कहाँ पर छोड़ा, उस बच्ची के साथ में क्या हुआ चॉकलेट दिलवाने के बाद में। तो ये बात प्रूफ करने का केवल प्रहलाद की जिम्मेदारी थी, उसी के ऊपर ड्यूटी थी। लेकिन प्रहलाद ने 313 के बयानों में ये इस संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसके कारण न्यायालय ने एविडेंस एक्ट की धारा 114 जी के तहत इसके विपरीत जो है इसके खिलाफ ओपिनियन बनाई कि अगर ये बताता तो इसके खिलाफ ही जाता। तो इसी कारण दोस्तों इस केस में इसकी कन्विक्शन हुई। तो कुल मिलाकर के दोस्तों कि जहाँ किसी मुलजिम को बोलना ड्यूटी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो 313 के बयानों में बोलता नहीं है, किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं देता है उससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वहाँ न्यायालय उसके विपरीत जो है उसके खिलाफ ओपिनियन बना सकता है। 114 जी एविडेंस छूट मिल चुकी है। तो जो 313 के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर उसके वकील के माध्यम से भी लिया जा सकता है। लेकिन कुछ हाई कोर्ट्स का ये मानना था कि भाई चाहे समन मामले हों चाहे वारंट मामले हों, 313 के क्वेश्चनों का आंसर केवल और केवल मुलजिम को ही देना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्थिति को स्पष्ट कर दिया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने लॉट्स ऑफ केसों में ये कहा है कि चाहे समन मामले हो चाहे वारंट मामले हों, प्रत्येक मामले के अंदर जो मुलजिम है उसी से ये 313 के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए और उसी को आंसर देना पड़ेगा। उसका काउंसिल आंसर नहीं दे सकता जब तक कि बहुत ज़्यादा ही कोई एक्सीजेंसी ना हो। बहुत ज़्यादा एक्सीजेंसी है, बहुत ज़्यादा कोई मान लीजिए कोई ऐसी इनएबिलिटी है कि मुलजिम कोर्ट में आ ही नहीं सकता है, तो समन मामले में उसको छूट दी जा सकती है कि अपने काउंसिल के माध्यम से वो 313 के क्वेश्चनों का आंसर दे सकता है। लेकिन इसको जनरल नियम नहीं बनाया जा सकता, बल्कि बहुत चाहे समन मामला हो, वारंट मामलों के अंदर तो दोस्तों स्थिति क्लियर है कि वारंट मामले के अंदर मुलजिम का जो काउंसिल है, उसका वकील है, वो उन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे सकता, बल्कि मुलजिम को ही आना पड़ेगा क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए। लेकिन समन मामलों के अंदर भी मुलजिम को ही देने पड़ेंगे क्वेश्चनों के आंसर। अगर बहुत ज़्यादा एक्सीजेंसी है, बहुत ज़्यादा कोई मुलजिम की इनएबिलिटी है कि वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता है अपनी किसी फिजिकल कंडीशन की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तब उसको रेयर केसेस के अंदर ये परमिशन दी जा सकती है कि वो अपने वकील के माध्यम से 313 के क्वेश्चनों का आंसर दे सके। इस संबंध में दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है, वो है के अनबजगन वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि चाहे समन मामला हो चाहे वारंट मामला हो, जो 313 के जो क्वेश्चन है उनका आंसर केवल और केवल मुलजिम को ही देना पड़ेगा, उसका काउंसिल नहीं दे सकता। बहुत ज़्यादा कोई एक्सीजेंसी है, कोई इमरजेंसी है, तो उन्हीं मामलों में, समन मामलों में ये परमिशन दी जा सकती है कि भाई आप काउंसिल के माध्यम से 313 के क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं, लेकिन उसको जनरल नियम नहीं बनाया जा सकता। इस केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी बहुत लताड़ लगाई थी, क्योंकि जब मुलजिम के वकील ने कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई कि मुलजिम कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता है और काउंसिल को इस बात की परमिशन दी जाए कि जो 313 के क्वेश्चनों का आंसर काउंसिल दे सके, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था उसने इस एप्लीकेशन का विरोध नहीं किया और न्यायालय ने भी इस जो एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। तो कोर्ट ने इस केस के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लताड़ लगाई कि भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चाहिए था कि भी इस प्रकार के जो एप्लीकेशन है इसका विरोध करे, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस प्रकार के एप्लीकेशंस का विरोध नहीं किया। तो कुल मिलाकर के दोस्तों 313 के जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो मुलजिम को ही देने पड़ते हैं, उसका काउंसिल नहीं दे सकता है। बहुत रेयर केसेस के अंदर समन मामलों में कभी कभार कोर्ट अलाउ कर सकती है, बहुत अगर एक्सीजेंसी हो तो। दोस्तों ये जो 313 के जो क्वेश्चंस हैं ये किस प्रकार होने चाहिए, क्या इंग्लिश में हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, 313 के जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में भी हो सकते हैं, बट शर्त ये है कि इसका ट्रांसलेशन मुलजिम को देना पड़ेगा ताकि मुलजिम उसको समझ सके अपनी मातृभाषा में और उसका आंसर दे सके।
दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 313 के क्वेश्चनों के बारे में यहाँ तक कहा है कि ये इतने सरल भाषा में होने चाहिए कि एक आम आदमी भी समझ सके, यानी कि एक लेमैन की भाषा में होने चाहिए, एक आम आदमी की भाषा में होनी चाहिए जिसे वो आसानी से समझ सके और आंसर दे सके। विधि की क्लिष्ट लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है, दोस्तों ये जो 313 के जो क्वेश्चंस होते हैं जो न्यायालय तैयार करता है, उसे तैयार करते समय न्यायालय को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जो 313 के क्वेश्चंस होते हैं वो स्टीरियोटाइप नहीं होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ही जुडिशियल माइंड अप्लाई ना करे, बल्कि इसको एक औपचारिकता वश ले ले। न्यायालय को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए और पूरा महत्व देते हुए इसको करना चाहिए। दोस्तों न्यायालय जब 313 के क्वेश्चनों को बनाता है तब वो इसके लिए डिफेंस काउंसिल की भी हेल्प ले सकता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी हेल्प ले सकता है। दोस्तों 313 के क्वेश्चनों का जो क्वेश्चन बनाते समय स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक जो मुलजिम है उसके लिए विशेष तौर पर जुडिशियल माइंड का अप्लाई करते हुए बनाना चाहिए। दोस्तों एक केस के अंदर ये हुआ कि जैसे 6 मुलजिम हैं, जिसके अंदर मर्डर के 6 मुलजिम हैं, जिसमें 2 मुलजिमों ने केवल कॉन्स्पिरेसी रची है और 2 मुलजिमों ने उस अपराध को करने में, मर्डर को करने में एक्टिव पार्ट लिया है, और 2 मुलजिमों ने न तो कॉन्स्पिरेसी में पार्ट लिया, न ही एक्टिव पार्ट लिया, बल्कि मर्डर हो जाने के बाद में उस लाश को छुपाने का काम किया है। तो जो बाकी के जो 2 मुलजिम हैं जिन्होंने लाश को छुपाने का काम किया, उनके खिलाफ जो है एविडेंस को छुपाने का काम जो चार्जेस लगे थे, और जो जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी उनके खिलाफ केवल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगे। तो न्यायालय ने क्या किया कि भाई अगर न्यायालय ने सभी को एक साथ जो है एक जैसे ही 313 के क्वेश्चन बना कर दे दिए, जो कॉन्स्पिरेटर है और जिन्होंने इस लाश को छुपाने में केवल साथ दिया है, उनको भी ऐसे क्वेश्चन बना के दे दिए कि भाई आपके खिलाफ जो है इस PW1 ने गवाही दी है कि उसने जो आपको ये मर्डर करते हुए देखा है। तो क्योंकि जो कॉन्स्पिरेटर हैं उन्होंने मर्डर नहीं किया और ना ही जिन्होंने लाश छुपाई है उन्होंने मर्डर किया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन उनसे पूछना जो है बेमानी नहीं है, कोई इसका महत्व नहीं है। तो केवल जिन्होंने लाश छुपाई है उनसे केवल ऐसे ही क्वेश्चन पूछने चाहिए कि भाई आपने जो आपके खिलाफ इस व्यक्ति ने गवाही दी है कि आपने जो ये लाश को छुपाया है। इस प्रकार से दोस्तों इसमें जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए कोर्ट को ये क्वेश्चंस बनाने चाहिए। दोस्तों एक अन्य महत्वपूर्ण केस है दोस्तों, वो है 2011 2 SCC। दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण केस है 2011 2 SCC सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ दोस्तों कि इसमें 7 मुलजिम थे मर्डर के, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट था उसने ना तो 34 IPC लगाई इनके खिलाफ, ना ही 149 IPC लगाई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यदि मुलजिम 5 से कम होंगे तो 34 लगेगी और यदि 5 से ज़्यादा है तो 149 लगेगी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ना तो 34 लगाई ना 49 लगाई। साथ ही 313 CRPC के तहत इनका प्रॉपर जो है एग्जामिनेशन भी नहीं किया। इसमें जो सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए थे दोस्तों, परंतु 2 गवाह जिन्होंने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी का समर्थन किया था, इसमें जो PW6 था उसने जो मौजूदा जो मुलजिम है सज्जन सिंह, उसके बारे में केवल इतनी गवाही दी कि ये घटनास्थल पे उसने उसको देखा था, लेकिन उसने क्या एक्टिव रोल निभाया उस मर्डर को करने में उसने कुछ भी नहीं बताया। क्या उसके हाथ में कोई हथियार था या नहीं था इस संबंध में भी कुछ नहीं बताया। इसी तरीके से जो दूसरा गवाह था PW5, इसने भी ये आई विटनेस था दोस्तों, परंतु आईओ ने इसके बयान को 10 से लेकर के 20 दिन की देरी से इसका बयान जो है रिकॉर्ड किए, और उसने कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया कि भाई इसके बयान जो है 10 से 20 दिन की देरी पर क्यों दर्ज किए गए। तो न्यायालय ने इन सभी कमियों के कारण इसके अंदर जो मुलजिम जो है उनको बरी कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के
इसमें 313 के संबंध में प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं हुआ था और अन्य जो दूसरी कमियां थी इसके वजह से इनको बरी कर दिया गया। दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई एविडेंस ऐसी है जिसके संबंध में न्यायालय ने 311 के क्वेश्चन बना करके मुलजिम के सामने नहीं रखे, तो उस एविडेंस का क्या होगा, क्या उसका महत्व है। तो दोस्तों यदि किसी एविडेंस के संबंध में जो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है और 311 का क्वेश्चन बना करके मुलजिम के सामने नहीं रखे गए स्पष्टीकरण के लिए, उसको सफाई देने के लिए, तब उस एविडेंस की कोई भी विधिक वैल्यू नहीं है, यानी कि उस एविडेंस को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह से दोस्तों यदि किसी केस के अंदर कोर्ट ने 313 के जो बयान है, 313 के क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, मुलजिम के सामने नहीं रखे हैं, उसका स्पष्टीकरण देने का उसका अवसर नहीं दिया है, तब क्या होगा। मान लीजिए अपील में ये बात उठती है, तो जो अपीलेंट कोर्ट है इसी आधार पर मुलजिम को बरी नहीं करेगा, बल्कि वो अपीलेंट कोर्ट फिर से ट्रायल कोर्ट में इस फाइल को भेज देगा और जो ट्रायल कोर्ट है फिर से 313 के जो क्वेश्चन तैयार करेगी, मुलजिम के सामने रखेगी, उससे उसकी राय लेगी और फिर से वो प्रक्रिया स्टार्ट करेगी और फिर जो है अपना जजमेंट पास करेगी। 313 के क्वेश्चंस बनाने में और उसके आंसर में किसी प्रकार का फॉल्ट है तो केवल इसी आधार पर मुलजिम बरी होने का हकदार नहीं हो जाता है, बल्कि दोस्तों ये मुलजिम को ही साबित करना होगा कि इस 313 के क्वेश्चन बनाने में इस प्रकार के फॉल्ट से या ये चीज़ रह जाने से मेरे खिलाफ ये इनजस्टिस हुआ है, मेरे खिलाफ ये प्रेजुडिस हुआ है, ये मुलजिम को ही साबित करना पड़ेगा। यदि मुलजिम ये साबित नहीं करता है कि उसके खिलाफ क्या प्रेजुडिस हुआ है, तो उसको किसी प्रकार के 311 के फॉल्ट के कारण किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे दोस्तों ये जो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये जो जिन केसों के अंदर डायरेक्ट एविडेंस मौजूद है, जहां किसी केस के अंदर कोई आई विटनेस मौजूद है और वो ये कह रहा है कि साहब मैंने इस व्यक्ति को मर्डर करते हुए देखा है और उसने उस मर्डरर को, उस अक्यूज्ड को कोर्ट के अंदर सही आइडेंटिफाइड भी किया है और उस वेपन को भी आइडेंटिफाई किया है जिसके माध्यम से मुलजिम ने उस क्राइम को कमिट किया था, तो ऐसे केस के अंदर मोटिव कोई वैल्यू नहीं रखता। तो यदि ऐसे केस के अंदर जिसमें डायरेक्ट एविडेंस मौजूद है कि इस फलाने व्यक्ति ने क्राइम किया है, तो मोटिव वाला जो इशू है इस मामले में गौण है, बिल्कुल ही उसके कोई वैल्यू नहीं है। तो यदि मोटिव के संबंध में कोई क्वेश्चन बना करके मुलजिम के सामने नहीं पेश किया गया और मुलजिम से कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया गया, तो इससे मुलजिम के खिलाफ किसी भी प्रकार का इनजस्टिस नहीं होता है, क्योंकि जहाँ डायरेक्ट एविडेंस मौजूद है तो वहाँ पर चाहे किसी मर्जी मोटिव से मुलजिम ने इस अपराध को कमिट किया हो, इससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। परंतु दोस्तों जहाँ कोई केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर आधारित है, तो वहाँ पर उस केसों में आप सभी जानते हैं जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर जो केस आधारित होते हैं उसमें जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकते हैं उसकी कंप्लीट चेन होनी चाहिए और उस चेन को न्यायालय को एक साथ इकट्ठा करके देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को अलग तरह से देखेगा, बल्कि एक चेन के रूप में इकट्ठा करके उसको देखेगा और उसमें प्रत्येक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक भी कड़ी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की उसमें से गायब हो जाती है तो मुलजिम इसी आधार पर बरी हो जाता है। तो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं उन केसों के अंदर मोटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इन केसों में यदि जो व्यक्ति मोटिव को साबित कर रहा है, जो जैसे मान लीजिए PW1 है, वो ये गवाही दे रहा है कि साहब इस व्यक्ति की मुलजिम जो पीड़ित है उसके साथ में रिवेलरी थी, उसके साथ उसके दुश्मनी थी, तो ये जो गवाह है ये उसकी मोटिव को साबित कर रहा है कि इसने किस मोटिव से इसका मर्डर किया है। तो इस गवाह की गवाही को 313 के क्वेश्चन बना करके मुलजिम के सामने रखना पड़ेगा। यदि नहीं रखा जाता है तो ये मोटिव साबित नहीं हो पाएगा और मोटिव का जो एविडेंस है इसके खिलाफ नहीं पढ़ा जाएगा, जिसके कारण जो है मुलजिम बरी हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों लास्ट एंड थ्योरी है, कोई व्यक्ति ये गवाही देता है कि भाई मैंने इस व्यक्ति को मृतक को कुछ समय पहले, गायब होने से कुछ समय पहले या मरने से कुछ समय पहले इस मुलजिम के साथ में देखा था, तो न्यायालय
इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को भी 313 के क्वेश्चन बना करके मुलजिम के सामने रखेगा, उससे उसका स्पष्टीकरण चाहेगा और इस पर मुलजिम को अवसर देगा कि वो अपनी राय व्यक्त करे। यदि इस प्रकार के 313 का क्वेश्चन बना करके मुलजिम के सामने पेश नहीं किया जाता है तो ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो चैन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी और मुलजिम इस आधार पर बरी होने का हकदार हो सकता है। दोस्तों, आज की ये लेक्चर सीरीज आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं लगती है, ये कम्प्लीटली फ्री है। नीचे लाल रंग में, इस वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है दोस्तों, इस पर आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहेगी। और घंटे का बेल दबाना ना भूलें। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं।